प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आरके में। दोस्तों, हम चंद्रगुप्त नाटक जिसकी रचना प्रसाद जी ने की है, इसके बारे में इसकी हम अंकवार सारांश देख रहे हैं, जिसमें हमने तृतीय अंक में देखा कि किस तरह से चंद्रगुप्त जो है वह नंद को उसे हराकर और उसके राज्य को अपना राज्य बना लेता है और स्वयं सिंहासन पर राजा के रूप में बैठ जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, यह नाटक का चतुर्थ अंक हम देखेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा दृश्य है, सबसे लंबा अंक यही है। इसमें 14 दृश्य है जिसको हम देखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। प्रथम दृश्य में हम आते हैं। तो प्रथम दृश्य में क्या होता है, प्रारंभ में मगध के राजकीय उपवन में विचार विमग्न कल्याणी प्रवेश करती है। उसी समय मद्यप सी चेष्टा करता हुआ पर्वतेश्वर भी वहाँ प्रवेश करता है। शराब के नशे में मदमस्त बना हुआ पर्वतेश्वर कल्याणी को जबरदस्ती अपनी रानी बनाने का प्रयत्न करता है, अर्थात ज़बरदस्ती उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है। उसी समय कल्याणी जो है वह छुरी मारकर पर्वतेश्वर का वध कर डालती है। बाद में तभी चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। कल्याणी जो है नंद की बेटी है, तो वह अपने पिता के विरोधी से प्रणय नहीं कर सकती, इसलिए वह मृत्यु का वरण करती है। कल्याणी स्वयं भी आत्महत्या कर लेती है और इससे चाणक्य के कथन अनुसार चंद्रगुप्त के मार्ग की 2 बाधाएं दूर हो जाती है। एक बाधा तो नंद थे और दूसरी बाधा जो है वह कल्याणी थी। एक बाधा पर्वतेश्वर था और दूसरी बाधा कल्याणी। ये दोनों समाप्त हो जाते हैं और उसी समय चाणक्य अपने निष्ठुरता पर दृढ़ चरित्र का परिचय देता है। ठीक है, बहुत ही निष्ठुर हो जाता है, किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाता। द्वितीय दृश्य को हम देखते हैं दोस्तों। तो द्वितीय दृश्य में रास्ते में राक्षस और सुवासिनी का वार्तालाप होता है। पिता की प्राप्ति होने पर, अर्थात सुवासिनी के जो पिता हैं शकटार, वो उन्हें मिल जाते हैं। तो सुवासिनी पुनः उनकी संरक्षता में जाने के लिए उत्सुक दिखाई देती है, पर राक्षस को चाणक्य के प्रति उसकी शंका होती है। अर्थात राक्षस जो है सुवासिनी का प्रेमी है और चाणक्य भी सुवासिनी को पसंद करता है। तो सुवासिनी और चाणक्य में कुछ है, इस तरह से राक्षस को शंका होती है। द्वितीय अंक में यह भी सूचना मिलती है कि राक्षस चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लेने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि राक्षस जो है नंद का अमात्य था और नंद को सत्तारूढ़ कर दिया, नंद की हत्या कर दी गई, जिससे वह प्रतिशोध लेने का प्रयत्न कर रहा है। साथ ही वह कल्याणी की मृत्यु को आधार बनाकर प्रजा को चाणक्य तथा चंद्रगुप्त के विरुद्ध भड़काने की योजना बनाता है। इसके बाद दोस्तों तृतीय दृश्य में देखते हैं। यह जो दृश्य है यह मगध की आयोजित परिषद का दृश्य है। तृतीय दृश्य में विजय उत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही है, परंतु चाणक्य विजय उत्सव न मनाने का आदेश देता है और इससे रुष्ट होकर चंद्रगुप्त के माता पिता जो है वह राज्य छोड़कर चले जाते हैं। राक्षस इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयत्न करता है। राक्षस चाणक्य द्वारा विजय उत्सव न मनाने की आज्ञा का विरोध कलापूर्ण ढंग से परिषद के सदस्यों में उकसाता है और तटस्थ बने रहने की प्रवृत्ति को अपनाता है। तो मौर्य सेनापति और उनकी पत्नी ने
उत्सव न मनाने का कारण चाणक्य से जब पूछा तो वह उसका उत्तरदायित्व समझते हुए प्रतिकार कर देता है और इसी कारण मौर्य सेनापति और उसकी पत्नी अर्थात चंद्रगुप्त के माता और पिता राज्य छोड़कर निकल जाते हैं। वे अपने को परतंत्र समझने की प्रवृत्ति के कारण ही दोनों राज्य छोड़ देने को बाध्य हो जाते हैं। चाणक्य और सुवासनी का वार्तालाप होता है जो चाणक्य के हृदय पक्ष का द्योतन करता है, अर्थात चाणक्य के मन में प्रेम का भाव जगता है सुवासनी के प्रति। चर के आगमन से सेल्यूकस ने के पुनः आक्रमण की सूचना उन्हें मिलती है। जो गुप्तचर है उसके आने से जो गुप्तचर आकर बताता है कि सेल्यूकस पुनः आक्रमण भारत में करने वाला है। मालविका से ज्ञात हुआ कि दक्षिणा पथ में चंद्रगुप्त को अपूर्व सफलता मिली है और साथ ही यह भी पता चलता है कि सुदूर दक्षिण में जाने के लिए उसे चाणक्य की आज्ञा नहीं थी, अर्थात चाणक्य यह चाहता था कि वो मगध में ही रहे, दक्षिण की तरफ न जाए। चतुर्थ दृश्य में देखते हैं राज प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त और कोमल कुमारी मालविका जो है वह आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन दोनों की बातों से उनके हार्दिक पक्षों की अभिव्यक्तिकरण होता है, अर्थात चाणक्य और मालविका के मधुर संबंध का पता चलता है और मालविका के इस कथन से कि आज शयन में घातक आएंगे, उसके जीवन के प्रति पाठक जो है वह चिंतित और व्यथित होने लगते हैं। तो इस तरह से जो है वह चाणक्य और मालविका को पता चल जाता है। तो चाणक्य का आदेश पाकर मालविका चंद्रगुप्त को रात्रि शयन के लिए एक दूसरे शयनागार में भेजकर स्वयं मालविका जो है चंद्रगुप्त के वस्त्र पहनकर उसकी शैया पर सो जाती है। चाणक्य को यह सूचना मिल चुकी थी कि आज षड्यंत्रकारी रात्रि में चंद्रगुप्त का वध करने का प्रयत्न करेंगे। तो रात्रि में जो षड्यंत्रकारी लोग थे वे आए और चंद्रगुप्त को मारने के धोखे में वे मालविका की हत्या कर डालते हैं। इसके बाद आता है पंचम दृश्य। राज मंदिर के प्रांतर भाग में विचार मग्न चंद्रगुप्त दिखाई दे रहा है और इसी उद्विग्नता का निवारण करने के लिए वह तत्काल चाणक्य को बुलवाता है। चाणक्य से चंद्रगुप्त जो है वह अपने माता पिता के निर्वासित होने का कारण पूछता है। तो चंद्रगुप्त यह कहता है कि यह अक्षुण्ण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं, यह अधिकार आपको कैसे मिला कि आप मेरे माता पिता को निकाल दें। तभी चाणक्य का ब्राह्मणत्व जाग उठता है और वह अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसी समय सिंहरण मालविका की हत्या की सूचना चंद्रगुप्त को देता है और चाणक्य के चले जाने की सूचना पाकर वह भी वहाँ से चल देता है और यह देखकर चंद्रगुप्त की वास्तविकता को ज्ञान हो जाता है कि जो चाणक्य है उन्होंने विजय उत्सव न मनाने के प्रश्न को लेकर चाणक्य जो है मना किया था वह सही हो पाया। तो विजय उत्सव न मनाने के प्रश्न को लेकर चाणक्य से नाराज हो गया था तो पहले, लेकिन इस बात का पता चला तो उन्हें ज्ञात हुआ कि चाणक्य ने सही कहा था। तो चाणक्य जो है बहाना बनाकर रुष्ट होकर इस बात का बहाना बनाकर चाणक्य जो है चंद्रगुप्त से रुष्ट हो जाने का अभिनय करके पश्चिमोत्तर प्रदेश को चला जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों षष्ठ दृश्य। इस दृश्य में पुनः घटना केंद्र पश्चिमी सीमा तट बनता है। प्रारंभ में सिंधु तट पर एक पर्णकुटी में चाणक्य और कात्यायन में स्थिति विषयक वार्तालाप होता है और यह सूचना भी मिलती है कि राक्षस अब
सेल्यूकस की कन्या को पढ़ाने का कार्य करता है। चाणक्य कात्यायन को मगध जाने की सलाह देता है, जिससे शीघ्र ही चंद्रगुप्त घटना स्थल पर आ जाए। तो चाणक्य अब भी विशाल साम्राज्य का स्वप्न देखने के लिए प्रयत्नशील है। कात्यायन यह भी सूचना देता है कि यवन बाला कार्नेलिया पूर्ण रूप से आर्य संस्कृति में निष्णात है। चाणक्य और आंभिक के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि आंभिक अपने किए हुए दोष की कालिमा के पश्चाताप के जल से प्रक्षालित करते हुए प्रतिशोध लेने के सामर्थ्य समेटे हुए है। अर्थात आंभिक जो कि देश विरोधी था और दुश्मन के साथ मिला हुआ था, सिकंदर के साथ मिला हुआ था, वह अब पश्चाताप कर रहा है और देश के लिए लड़ने के लिए मान गया है। तो उसी समय देशद्रोह की मसी से कलंकित आंभिक की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अग्नि अलका नागरिकों की भीड़ में प्रसिद्ध राष्ट्रीय गान हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती गाती हुई आती है। आंभिक सहायता मांगने के लिए चाणक्य के पास आता है, क्योंकि अब जो युद्ध होना है वह आंभिक के राज्य में फिर से होना है, क्योंकि सूचना मिली है कि यवन शीघ्र ही भारत पर पुनः आक्रमण करने वाले हैं और वहीं आंभिक और सिंहरण देश की रक्षा करने के लिए शपथ लेते हैं। अलका और आंभिक की बातचीत से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब आंभिक सुपथ पर आ गया है, धोखा नहीं देगा। अंत में वहीं खड्ग खोलकर कर्तव्य से च्युत न होने की सौगंध खाता है। सुवासनी के वहां आने पर चाणक्य को पता चलता है कि चंद्रगुप्त उसकी खोज के लिए उत्सुक है। अर्थात सुवासनी आकर बताती है कि चंद्रगुप्त जो है वह चाणक्य को खोज रहे हैं। चाणक्य सुवासनी को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाने की आज्ञा देता है और राक्षस से प्रेम निर्वाह एवं विवाह करने के लिए बल देता है। तो चाणक्य जो है वह सुवासनी को कहता है कि आप राक्षस से प्रेम निर्वाह कीजिए, उसके साथ विवाह कर लीजिए और सजल नेत्रों से अपने हृदय के एक कोने को आज अंतिम बार चाणक्य अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कर्तव्य की बलि चढ़ा देता है। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाणक्य जो है अपने प्रेम को भी खो देता है, अपने प्रेम को वह न्यौछावर कर देता है जो सुवासनी के प्रति रहता है। सप्तम दृश्य में देखते हैं दोस्तों, दृश्य के प्रारंभ में कपीशा के एलेक्जेंड्रिया के राज मंदिर में कार्नेलिया और राक्षस की बातचीत होती है। राक्षस जो है वह कार्नेलिया के शिक्षक के रूप में उसे पढ़ाता दिखाई देता है, परंतु कार्नेलिया उससे और नहीं पढ़ना चाहती है। वे जानती है कि चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए ही राक्षस कार्नेलिया के पिता यवन आक्रमणकारी सेल्यूकस के यहाँ रहने लगा था। सेल्यूकस कार्नेलिया को बताता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त से नाराज होकर मगध छोड़कर चला आया है और इसलिए अब भारत पर सफलतापूर्वक अधिकार किया जा सकता है। कार्नेलिया राक्षस को देशद्रोही बताती है, पर वह अपना व्यक्तिगत प्रतिशोध अपनी विपक्षी से लेने के लिए कहता है। उसी समय राक्षस के चले जाने पर कार्नेलिया सेल्यूकस से देशद्रोही एवं राक्षस तुल्य राक्षस से पढ़ने से स्पष्ट इनकार कर देती है और वह भी अपनी प्यारी बेटी की प्रसन्नता को ऐसा करने के लिए अनुमति दे देता है। तो राक्षस से पढ़ने के लिए इनकार कर देती है कार्नेलिया और राक्षस को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अष्टम दृश्य में देखते हैं कि इस दृश्य में यह ज्ञात होता है दोस्तों कि चाणक्य चंद्रगुप्त के मार्ग को पूरी तरह निष्कंटक बनाकर राज कार्य जो है वह राक्षस को सौंपना चाहता है और स्वयं तप करना चाहता है।
जब चाणक्य सुवासिनी को अपना यह निश्चय सुनाता है तो सुवासिनी भी यह सुनकर अवाक रह जाती है, हतप्रभ रह जाती है। इसके बाद नवम दृश्य में हम देखते हैं ग्रीक शिविर में कार्नेलिया की सहायता से उसकी सखी एलिस का वार्तालाप होता है। इसके बाद बंदी के रूप में आई हुई सुवासिनी नवम दृश्य में हम चंद्रगुप्त भावी युद्ध के लिए उद्यत देखते हैं। ठीक है, तो सुवासिनी भी बंदी बनाकर लाई जाती है और चंद्रगुप्त भी इस दृश्य में युद्ध के लिए, जो सेल्यूकस से होने वाला युद्ध है, उसके लिए तत्पर दिखाई देता है। चंद्रगुप्त चाणक्य और सिंहरण की अनुपस्थिति में स्वयं प्रधान सेनापति का दायित्व निभाने की घोषणा करता है और यह घोषणा वह सिद्ध करने के लिए करता है कि वह उनके बिना भी काम चला सकता है। सुवासिनी जो है वह बंदिनी के रूप में यूनानी शिविर में पहुंचती है और कार्नेलिया उसकी बातों पर मुग्ध होकर उसे अपनी सहेली बना लेती है। विवाहित स्त्रियों के संबंध में सुवासिनी की राय तथा यौवन और प्रेम के क्षेत्र में उसकी अनुमति जन्य भावना काव्य के साथ दार्शनिकता लेकर प्रकट हुई है। सुवासिनी स्मृति को प्रेम का प्राण और समझती है, लेकिन कार्नेलिया स्मृति को निष्ठुर मानती है। सेल्यूकस और कार्नेलिया में परस्पर इस आक्रमण के संबंध में वार्तालाप होता है। तो अपने पिता के मुख से चंद्रगुप्त की सेना पर आक्रमण की बात सुनकर कार्नेलिया अपने पिता का विरोध करती है, पर सेल्यूकस उसे यह कहकर कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, विजेता सेल्यूकस हूँ, यह कहकर संतुष्ट कर देता है और वह मान जाती है। अंत में सुवासिनी के गाने के साथ यह नवम दृश्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों दशम दृश्य में। प्रारंभ में युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण का वार्तालाप हो रहा है। चाणक्य सिंहरण को अपनी रणनीति की योजना बताता है। सिंहरण से यह सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त ने प्रचंड आक्रमण किया है, जिससे यवन सेना थर्रा उठी है, पर वीर हृदय सिंहरण अब युद्ध में सम्मिलित होने से अपने को रोकने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। इसलिए वह चाणक्य से आज्ञा मांगता है और युद्ध में चला जाता है। तो इस समय चाणक्य जो है भविष्य की सभी घटनाओं की सूचना देकर सिंहरण को विदा कर देता है और इसी दृश्य में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की भेंट युद्ध में होती है। पुनः युद्धतः सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। अपना प्रतिशोध लेते हुए सेल्यूकस के आधघातों और आंभिक की मृत्यु हो जाती है। तो सेल्यूकस आंभिक को मार देता है और युद्ध आरंभ हो जाता है। युद्ध में सेल्यूकस के साथ युद्ध करते हुए आंभिक की मृत्यु हो जाती है और सेल्यूकस घायल हो जाता है। समय पर पहुंचकर सिंहरण जो है चंद्रगुप्त की सहायता करता है। तो दशम दृश्य के बाद अब एकादश दृश्य में देखते हैं। युद्ध के बाद यूनानी शिविर के एक भाग में राक्षस और सुवासिनी की भेंट होती है। राक्षस सुवासिनी को अपने साथ ले जाता है। भयभीत सुवासिनी को लेकर राक्षस वहां से भाग निकलता है और चंद्रगुप्त ने ग्रीक शिविर के भीतर भाग कर भी आक्रमण किया है, भीतरी भाग पर आक्रमण कर दिया। तो इससे यह पता चल रहा है कि चंद्रगुप्त जो है वह ग्रीक शिविर को जीत लेता है। कार्नेलिया को पता चलता है कि विजेता सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त के हाथों पराजित हो गया और चंद्रगुप्त सेल्यूकस को सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर बंधन मुक्ति की घोषणा करते हुए प्रस्थान करता है। अर्थात चंद्रगुप्त जो है सेल्यूकस को अपने बंधन से मुक्त कर लेता है और कार्नेलिया उसकी ओर देखती रहती है। अंत में युद्ध में सेल्यूकस की पराजय हो जाती है।
द्वादश दृश्य में हम देखते हैं दोस्तों, साइबर्टियस और मेगास्थनीज के वार्तालाप से यह पता चल रहा है कि समस्त ग्रीक शिविर चंद्रगुप्त का बंदी बन गया है। मालव और तक्षशिला की सेना वहां पर घेरा डाले हुए है। चाणक्य सेल्यूकस के पास यह सूचना पहुंचवा देता है कि सेल्यूकस की अनुपस्थिति में उसके प्रतिद्वंदी एंटीगोनस ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया है, और यह बात सुनकर सेल्यूकस विवश होकर चंद्रगुप्त के साथ संधि करने को तैयार हो जाता है। संधि की एक शर्त यह भी है कि कार्नेलिया का चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दिया जाए। भारत के लिए कन्या का दान सेल्यूकस के लिए असंभव है, फिर भी चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का पूर्व परिचय संभावना प्रदान करता है। साथ ही सेल्यूकस यह बताता है कि कार्नेलिया ने इस युद्ध में अनेक बाधाएं उपस्थित की है, पर अंत में जब सेल्यूकस उसी के मुख से यह सुन लेता है, अर्थात कार्नेलिया के मुख से यह सुन लेता है कि मैं स्वयं पराजित हूँ, तब उसे कार्नेलिया के प्रेम का परिचय हो जाता है कि वह चंद्रगुप्त को पसंद करती है। तभी वह अपनी प्यारी बेटी से कह देता है कि तू भारत की साम्राज्ञी होगी। इसके बाद त्रयोदश दृश्य में आते हैं दोस्तों। दांडायन के तपोवन में ध्यानस्थ चाणक्य के निकट राक्षस और सुवासिनी का वार्तालाप होता है। सुवासिनी सत्य परामर्श एवं तपोवन के पवित्र वातावरण के प्रभाव से राक्षस चाणक्य से अपने अपराधों की क्षमा मांगने को तैयार हो जाता है। तो चाणक्य का स्वगत कथन प्रकृति के संस्पर्श से आनंद सागर में डूबा हुआ सा प्रतीत होता है, अर्थात चाणक्य दुनियादारी से कोई मतलब नहीं ऐसा लगता है उसके कथन से, और सन्यासी जैसा वह बात करता है। उसी समय सेनापति मौर्य अपने प्रतिशोध और चंद्रगुप्त के निष्कंटक राज्य के लिए चाणक्य की हत्या करना ही चाहता था। सेनापति मौर्य अर्थात चंद्रगुप्त के पिता की सुवासिनी ने इस प्रकार का घृणित कार्य करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, अर्थात चाणक्य को मारने नहीं दिया, और सम्राट चंद्रगुप्त अपने गुरु के सम्मान में अपने पिता को अपराध का दंड देना चाहता है, पर विशाल हृदय चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के पिता को क्षमा कर देता है और राक्षस को अमात्य का पद सौंप देता है। वह राक्षस से सुवासिनी को सुखी रखने का आग्रह करता है और इसी समय वह मंत्री पद राक्षस को प्रदान करता है। चाणक्य को छोड़कर सबका राजप्रसाद की ओर प्रस्थान फिर से हो जाता है और फिर सब लोग सेल्यूकस की अभ्यर्थना की तैयारी करने लगते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसका आखिरी दृश्य, चतुर्दश दृश्य। इस अंतिम दृश्य में नाटक के फल को भोगने वाले चंद्रगुप्त को निष्कंटक सिंहासन आरूढ़ दिखाया गया है, अर्थात उसके मार्ग में कोई भी कांटा जो है वह नहीं बचा है, कोई भी संकट नहीं बचा है। राज्यसभा में यूनानी और भारतीय दोनों पक्षों के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित दिखाई देते हैं। चंद्रगुप्त सेल्यूकस से कहता है कि वह एंटीगोनस के विरुद्ध सेल्यूकस की सहायता करेगा। सेल्यूकस चाणक्य के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करता है, परंतु चाणक्य अकस्मात राज्यसभा में आ जाता है और सेल्यूकस से आग्रह करता है कि वह कार्नेलिया का चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दे। सेल्यूकस उसके आग्रह को स्वीकार करके चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के हाथ मिला देता है और तभी फूलों की वर्षा और जय ध्वनि होती है। चाणक्य मौर्य सेनापति का हाथ पकड़कर संन्यास ग्रहण करने को चला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इस उपन्यास का अंत होता है और आशा है कि आपको यह जो सारांश है वह समझ में आया होगा। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है दोस्तों। अगर आपको यह समझ आया, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।